नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 12वां पाठ जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग के बारे में पीड़क प्रतिरोधी पौधा किसे कहते हैं और बीटी टॉक्सिन पीड़क प्रतिरोधी पौधा में मतलब हम लोग बीटी टॉक्सिन के बारे में बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कपास की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। जो तंबाकू का पौधा होता है तथा उसके पहले जो कपास का पौधा होता है, इनमें मतलब वृद्धि कैसे की जाए इस बारे में हम लोग इस पिछले वीडियो में चर्चा किए थे पीड़क प्रतिरोधी पौधा में। आज के हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे कि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, बायोटेक्नोलॉजी का हमारी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो आइए देखते हैं। बोला जा रहा है कि जो पुनर्योगज डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। डीएनए प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न औषधियाँ सुरक्षित एवं अधिक प्रभावी होता है और कम समय में अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। बोला जा रहा है कि जो पुनर्योगज डीएनए है, ये इन सब का बोला जाए तो यह जैव प्रौद्योगिकी का चिकित्सा क्षेत्र में यह प्रभाव डालता है कि जैसे कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका दवाई बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो जिनको पुनर्योगज के माध्यम से, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई दवाइयाँ, कई औषधियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, कई औषधियाँ बनाई जा सकती हैं और वह काफ़ी प्रभावी होती हैं और सुरक्षित भी होती हैं। तथा इसका मेन मकसद यह है, इसका अच्छा प्रभाव यह है कि बहुत ही कम समय में यह दवाई बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुका है, लेकिन वर्तमान में 12 औषधियाँ भारत में प्रयोग हो रहा है। बोला जाए तो 30 पुनर्योगज जो चिकित्सीय औषधियाँ हैं वह विश्व में सभी मनुष्य प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तक इस 30 में से जो 12 औषधि ही है वो भारत में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यह ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विश्व में कुल कितने पुनर्योगज औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो 30 पुनर्योगज औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं और भारत में कितनी औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, तो 12 औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अब आइए आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन के बारे में चर्चा करते हैं कि इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आप लोग ये जो पेप्टाइड देख रहे हैं, तो यह 3 पेप्टाइड से मिलकर के बना होता है, सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। बोला जाए तो ए पेप्टाइड, ये जो लाल वाला आपको दिख रहा है, इसको ए पेप्टाइड बोलते हैं और इसको सी पेप्टाइड बोलते हैं और इसको बी पेप्टाइड बोलते हैं। बोला जाए इसमें अगर अमीनो अम्ल सी पेप्टाइड में कितना पाया जाता है, तो 33 अमीनो अम्ल पाया जाता है। ए पेप्टाइड में 21 अमीनो अम्ल पाया जाता है और बी पेप्टाइड में 30 अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगर यह पूछा जाए कि सी पेप्टाइड में और ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड में, इन तीनों में से सबसे बड़ा पेप्टाइड कौन सा है, तो सी पेप्टाइड है। उससे छोटा है बी पेप्टाइड और सबसे छोटा है ए पेप्टाइड। आइए इसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। तो यह एक इमेच्योर इंसुलिन है, इनएक्टिव इंसुलिन है, जिसे प्रो इंसुलिन के नाम से भी जाना जाता है। असक्रिय है, सक्रिय वह नहीं है। आइए इसके बारे में जानें। तो यह इनएक्टिव इंसुलिन है, हम लोग जानते हैं। और यह जो इनएक्टिव इंसुलिन है, इसको 3 पेप्टाइड बॉन्डों में बांटा गया है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। अगर बोला जाए ए पेप्टाइड में तो 21 अमीनो अम्ल, बी पेप्टाइड में तो 30 अमीनो अम्ल, और यह 30 और 21 मिलकर के 51 अमीनो अम्ल बनते हैं। ये फ्री नहीं होते हैं। बोला जाए तो ए और जो बी पेप्टाइड होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जो सी पेप्टाइड होता है वह फ्री होता है। देखिए किस प्रकार से। तो यह कोई ह्यूमन सेल है, मानव का सेल है, कोशिका है। इसमें बीटा सेल पाया जाता है और इसको आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन जीन करते हैं।
जिसमें से हम लोग इसमें से ए जीन और बी जीन को अलग कर लेते हैं, ए जीन और बी जीन को अलग करते हैं। और ए जीन में से क्या करते हैं हम लोग, प्लाज्मिड PBR 322 और प्लस ए जीन, फिर एक जगह प्लाज्मिड में PBR 322 और बी जीन को साथ में लेते हैं और इन दोनों को रिकॉम्बिनेंट करा देते हैं, दोनों को एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, रिकॉम्बिनेंट करा देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ई कोलाई में प्रवेश करते हैं। ई कोलाई में क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ा लगा, ई कोलाई में इसको प्रवेश करते हैं, जिसमें अगर देखें तो ए पेप्टाइड और हमको बी पेप्टाइड मिलता है। ठीक है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड मिलता है, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमिलीन कह रहे हैं। यही ह्यूमिलीन इंसुलिन है। आइए देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो पहला आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन है, इशरिशिया कोलाई जीवाणु के मदद से पुनर्योगज DNA तकनीक द्वारा अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 5 जुलाई 1983 ईस्वी में बनाया था। इसे ट्रेड नाम ह्यूमिलीन दिया गया था। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये पहला आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन ई कोलाई से बनाया गया था, ई कोलाई नामक जीवाणु से, वो भी पुनर्योगज DNA तकनीक के द्वारा। और कहाँ पे बनाया गया था, तो अमेरिका में। किस कंपनी के द्वारा, एली लिली कंपनी के द्वारा, 5 जुलाई 1983 ईस्वी में। और इसका जो ट्रेड नाम है, मतलब इसको बेचने के लिए इसको ह्यूमिलीन नाम दिया गया। ठीक है, देखिए उसके बाद बोला जा रहा है कि मधुमेह रोगी, जो व्यक्ति मधुमेह के रोगी होते हैं, मधुमेह से पीड़ित होते हैं, वे व्यक्ति क्या करेंगे, रोगियों द्वारा उपयोग में जो लाया जाने वाला जो इंसुलिन है, जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, जो जानवरों, सुअरों को मार करके उसके अग्नाशय से निकाला जाता है। जो कोई भी जानवर होते हैं और सुअर होते हैं, उनको मार दिया जाता है, जो उनका अग्नाशय होता है उससे इंसुलिन को निकाला जाता है और उन मधुमेह रोगियों को दिया जाता है। जो जानवरों द्वारा जो प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न हो जाता है, और जानवरों से कुछ इंसुलिन जो प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सुअर को, उसको एक अलग दृष्टि से लोग देखते हैं, तो उनसे जब उसका इंसुलिन उनके शरीर में दिया जाता है, उनको दिया जाता है, तो कई रोगी ऐसे होते हैं जिनमें एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। और जो इंसुलिन है वह 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है, बना होता है। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, श्रृंखला ए तथा श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अभी आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताए थे, तो उसमें दिखाए थे कि वह किससे जुड़ा रहता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से, सल्फर के साथ यहाँ पे देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से है। फिर बोला जा रहा है कि जो मानव सहित जो स्तनधारी हैं उनमें इंसुलिन प्रो हार्मोन, यानी कि प्रॉक हार्मोन जिसके बोलते हैं, प्रॉक एंजाइम की तरह काम करता है, की तरह निर्माण करता है, जो अपरिपक्व होते हैं। और इसमें 3 पेप्टाइड श्रृंखला, ए पेप्टाइड श्रृंखला, बी पेप्टाइड श्रृंखला और सी पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। जब जो प्रॉक हार्मोन, प्रॉक इंसुलिन परिपक्व होता है, तो जो सी पेप्टाइड श्रृंखला है, ए पेप्टाइड श्रृंखला तथा बी पेप्टाइड श्रृंखला से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और पुनर्योगज DNA तकनीक RDTT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन की मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित करके परिपक्व रूप से तैयार करना। और 1983 में एली लिली कंपनी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने 2 DNA श्रृंखला को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए तथा श्रृंखला बी के अनुरूप होता है, जिसे ई कोलाई, इशरिशिया कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश करा करके इंसुलिन श्रृंखलाओं को उत्पाद के रूप में बनाया, जो अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकाल करके डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जोड़ दिया, जिससे मानव इंसुलिन का क्या हो गया, निर्माण हो गया।
और जो इंसुलिन होता है उसका खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक सैंगर ने किया था। इंसुलिन का खोज, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक सैंगर ने किया था। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जीन चिकित्सा के बारे में अध्ययन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।